कि 32 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले हैं, 40 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले, ये सारी बातें कहने की होती है, अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, आपके यहाँ से वो जो अनाउंसमेंट हुई है वो सिर्फ हो रही है कि इजिप्ट मे बी द 4th कंट्री टू ज्वाइन, बट आती है बात सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने की। मैं हर उस अलायंस का हकदार हूं, उसका सपोर्टर हूं जो अलायंस आपकी कंट्री के लिए, आपकी आवाम के लिए, विश्व शांति के लिए ठीक हो, अच्छी हो, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जब अलायंसेस बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। आज के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर अकेले पर अटैक होता तो पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी है कि सिर्फ अपने लिए करना है, बट जब अगर तीसरे कंट्री के ऊपर हुआ, चौथे कंट्री पर हुआ, पांचवा कंट्री इन्वॉल्व हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन सर अब आप इसमें, जी सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? यानी अगर आप पाकिस्तान पे अटैक होता है भारत की तरफ से, तो क्या वो सऊदी अरब और उन पर भी अटैक समझा जाएगा, टर्की पे? और अगर पाकिस्तान के साथ कोई आपका क्लैश होता है तो आपका क्लैश बाकी 2 कंट्रीज के साथ भी हो जाएगा, या आप लोग भी कोई अलग अलायंस बनाएंगे इजराइल और इसी तरह की कंट्रीज जो आपस में साथ हैं उनके साथ मिलके? क्या भारत भी किसी अलायंस की तरफ जाएगा? देखिए, मैंने तो आपको अभी अभी प्रूव कर दिया कि अलायंसेस बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अटैक करने की छूट मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। और उसका एग्जांपल मैंने अभी अभी आपके सामने डाला। ईरान ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, हूथीज ने भी सऊदी के असेट्स के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। अच्छा है बुरा है नहीं डिस्कस कर रहे हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहे। तो सऊदी ने बोला क्यों नहीं सर? सऊदी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? सऊदी की तरफ से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया? यही आपके पढ़ाई लिखाई में जो बताया जाता है ना, वहां पर चीजें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप लोग चाहते हैं कि एकदम से रिजल्ट पे आ जाए, और जब रिजल्ट भी आए तो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आए। नहीं तो सर सऊदिया को कहना चाहिए था ना पाकिस्तान को कि भाई आप तो आए नहीं। वो यही बात है, ये कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो कहीं नहीं जाती। हमने कभी आपको ये बोला कि पाकिस्तान आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रेड दर्जा था उसको आप उसमें स्टैंड नहीं कर पाए, हमने तो सिर्फ कैंसिल कर दिया ना, दैट्स ऑल। हमने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं जी आप उसको उसके लिए एक लायक नहीं थे, कि आपने उसके ऊपर जो जो चीजें होनी चाहिए नहीं करी या नहीं करी। जब इस तरह की बात होती है ना तो डिप्लोमेसी टीचेज यू कि आप छोटे बच्चों की तरह लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नहीं 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 आपने ऐसे नहीं किया यार, और नहीं और आपको ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस गेट डिसाइडेड एट अ वेरी सीरियस वे। मेरा आपके तरफ देखने का तरीका बता देता है कि एम आई लाइकिंग यू और आई एम नॉट लाइकिंग। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से बोलते हैं। शेक हैंड का हाथ कैसे आया कैसे नहीं आया उससे पता चलता है। सो इसलिए अब आपके अगर स्पेसिफिक सवाल को जवाब दूं, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि अलायंसेस का मतलब क्या हो, क्योंकि अगर आपको मतलब समझ आ गया तो फिर हम ये छोटी छोटी बात पर नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा कि नहीं जी उसने वहां पटाखा छोड़ दिया तो इसलिए अलायंस काम आएगा। ऐसे अलायंसेस काम नहीं आते। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, और ये भारत वाला पॉइंट मेरे पास पेंडिंग रखिए, पहले एक दो बात अच्छे वाली कर लें। पहले यूएस नेटो का पार्ट है। यूएस चिल्ला चिल्ला के थक गया कि ईरान वॉर में नेटो को आना चाहिए, नेटो आके राजी नहीं हुआ। ये तो आप मानेंगे। यूरोपियन यूनियन का और यूएस के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इस लड़ाई के अंदर आया नहीं। और इसका प्रूफ है कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि यूके ने हमें लैंडिंग राइट्स नहीं दिए इसलिए मैं नाराज हूं। आप नाराज हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेटो टूट जाएगा या यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा होराइजन को बढ़ाइए तब आपको समझ आएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं अलायंस बनने से आपकी जो ताकत है उसके अंदर एक डेटरेंस के तौर पर फर्क आ जाए कि आज के बाद कहने के लिए टर्की के जितने दोस्त हैं शायद वो अब आपके भी दोस्त हो जाएंगे, उन तीनों कंट्री के जो इसके पार्ट हैं। इसी तरह अगर सऊदी का कोई दोस्त है तो सऊदी के भी दोस्त आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर सऊदी और पाकिस्तान और ऑब्लिक टर्की का कोई दुश्मन है तो वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि अगर टर्की किसी भी वजह से यूएस के साथ चलता है, कोई भी आप देख लीजिएगा सिचुएशन यही रहेगी, क्यों? क्योंकि वो नेटो का पार्ट भी है, तो वो यूएस के साथ चलता। हालांकि टर्की इजराइल के साथ नहीं चलता है, ये तो आप मानेंगी। टर्की और इजराइल के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, ये तो पक्की बात है। इसी तरह इजराइल और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं, लेकिन इजराइल के रिलेशन यूएस से अच्छे हैं और पाकिस्तान के रिलेशन यूएस से अच्छे हैं। इसलिए एक म्यूचुअल एश्योरेंस आ जाती है कि अगर किसी भी वजह से इजराइल कल पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करना चाहे तो शायद यूएस उसे बफर के तौर पर रोक पाएगा, कम कर पाएगा, नहीं होने। तो जब आप अलायंसेस बनाते हैं, आप बताइए मुझे, सऊदी के ऊपर यूएस का कोई कम कंट्रोल है? बेसिस उसके वहां पर है। अभी लेटेस्ट बातचीत चल रही है कि उनको
न्यूक्लियर डेवलपमेंट अलाउ करी जाएगी अगर वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर देते हैं। ये तो ओपन सीक्रेट्स है ना, कोई सीक्रेट वाली बात तो है ही नहीं। सो मोटे तौर पर अब बात आती है जो आपने मेरे को बोला है, जिसका आंसर मैं अब देना चाहूंगा। इस पूरे बैकग्राउंड को नजर रखते हुए, इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, आपको क्या लगता है कि पहले एक सिचुएशन ये ले लेते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करे, करेक्ट, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, इसको डिफाइन कैसे करें, इसकी डेफिनेशन क्या हो? भाई अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने आपके ऊपर अटैक किया ही नहीं। किसी ने बोला हो तो बता दीजिए कि हाँ जी अटैक किया, बाकियों को छोड़ दीजिए, आपका अपने कंट्री बता दीजिए। मोटे तौर पर हमारा डिक्लेरेशन ये था कि हमने आपके टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक। इसी तरह यूएस और ईरान के बीच में भी, और ईरान और सऊदी के बीच में भी, जो सऊदी ईरान अटैक करता है सऊदी के ऊपर, तो ईरान ये कहता है कि मैंने यूएस के बेसिस पर अटैक किया है, सऊदी के ऊपर अटैक नहीं किया। ये तो आप मानेंगे, ये तो ऑफिशियल है। अब आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान कैसे बीच में आएगा? पाकिस्तान की तो आपकी डिप्लॉयमेंट है भाई वहां, यूएस की भी डिप्लॉयमेंट है वहां, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो डिस्प्यूट आपके लिए बिटवीन ईरान एंड यूएस बेस है। सऊदी के ऊपर कौन सी कोई फौज चढ़कर आ गई? लेकिन सर कोई ना कोई इम्पैक्ट। हाँ, तो आरजू काज़मी जी कह रही थी कि भाई जो डिफेंस डील हुई है तीनों देशों के बीच में, और इसमें और भी 32 देश हैं जो शामिल होने वाले हैं, तो भारत को अब दब के रहना पड़ेगा, भारत को खौफ में रहना पड़ेगा। भाई तुम्हारे डिफेंस डील की ना जो ये तिगड़ी तुमने लगाई है ना, ठीक है, उसका हमने हाल कल ही देख लिया। कल सऊदी अरेबिया के जो सबसे बड़े टैंक है उस पर हमला हुआ हुतियों के द्वारा, तो कौन बचाने के लिए आया? ना पाकिस्तान आया, ना टर्की आया, यहां तक कि कोई बयान तक नहीं आया। यह है पोल आपके डिफेंस पैक्ट की। तो भाई सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत कोई घबरा नहीं रहा, भारत कोई खौफ में नहीं है, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ना सऊदी आएगा ना टर्की आएगा, कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आपको ही जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन आपके साथ में तो धोखा यही हो रहा है कि भाई जब सऊदी के ऊपर हमला होगा या टर्की पर अगर हमला होगा, वैसे तो सऊदी पर तो हमले चल ही रहे हैं, लेकिन ये अगर और बढ़े तो पाकिस्तान को अपनी फौज भेजनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा, क्योंकि मुफ्त की फौज है, मुफ्त की जान है, भेजेंगे इधर, वो मरेंगे जाकर वहां पर, और डॉलर्स आप लेकर बैठेंगे। आपके जो आला कमान है, आपके जो आसिम मुनीर है, वो डॉलर्स में खिलेगा, और फिर एक दिन आएगा, डॉलर्स लेगा और विदेशों में जाकर सेटल हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही तो आपका इतिहास रहा है, यही आपकी कहानी रही है। मरेंगे तो कौन? आपके लोग, आपकी आवाम, जो आज भी आटे की लाइन में लगी रहती है। लेकिन उसको उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके जो हुक्मरान हैं, जिनको उन्होंने बिठा रखा है, वो कैसे हैं। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।